तो क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखो तथा n कणों से मिलकर बने निकाय के लिए सिद्ध करो। ठीक है, तो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम लिखो तथा n कणों से मिलकर बने कोई निकाय है जो n कणों से मिलकर बना है उसके लिए सिद्ध करना है। तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पास से, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है यह नियम, तो देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक सेकेंड। किसी निकाय के लिए बाह्य खंड की उपस्थिति में निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गति करता है। यदि किसी निकाय में बाह्य खंड की उपस्थिति है तो निकाय का द्रव्यमान नियत वेग से गति करता है, अर्थात निकाय का संवेग, अतः निकाय का रैखिक संवेग नियत होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किसी क्षण पर m बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 डैश mn है। फिर ये एक हमने डायग्राम बनाया है। डायग्राम क्या है देखिए, एक ये कोई खंड है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ये एक कोई ऐसा कुछ करके खंड है, ठीक है, जिसमें ऐसे m द्रव्यमान का कोई कण है, ये इतने सारे कण है, ठीक है, ये कण है n कण है, ये इतने सारे कण हैं। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2, इसका m3, इसका m4 इस तरह करके mn है। ठीक, बहुत सारे कण है इसमें, छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण इसमें है जिनके इस तरह द्रव्यमान है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर माना कोई पिंड है, यहाँ पे लिखेंगे माना कोई पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक कण का द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डैश डैश mn है तथा द्रव्यमान केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र है क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र, माना यहाँ पे कहीं पे द्रव्यमान केंद्र आ रहा है यहाँ पे, तो द्रव्यमान केंद्र इन सभी जितने भी द्रव्यमान है इनका प्लस होगा। ठीक है, तो m बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश mn है। ठीक है, अब लिखेंगे किसी क्षण पर यदि t समय पर, तो प्रत्येक कणों की स्थितियाँ जो हैं तो r1 r2 r3 वेक्टर ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, डैश 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 होगा तथा किसी क्षण वेग v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर डैश डैश डैश। निकाय के लिए जो द्रव्यमान होगा केंद्र की स्थिति r वेक्टर cm इजिकल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, अंश पे लिखा है, एक सेकेंड फोटो पढ़ देता हूँ, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर अपान में लिखा है m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश mn। तो यहाँ पे आ जाएगा r डैश cm और यहाँ पे आ जाएगा m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर प्लस m3 r3 का वेक्टर, और ये हो जाएगा m, क्योंकि हमने इसको स्पष्ट रूप में यहाँ पे लिखा है कि m बराबर है m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश mn। ठीक है, देखो वही चीज़ आ गया, यहाँ पे m आ गया। ओके, सो आगे इसका अब हम पश्चांतरण कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m r वेक्टर cm बन जाएगा इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अब इसी समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन कर देने पर, तो m बाहर, कांस्टेंट चीज़ बाहर, और dr अपन dt cm आ जाता है। फिर इक्वल टू क्या आता है, d बाई डी टी m1 r1 d बाई प्लस dt d बाई dt m2 r2 वेक्टर प्लस d बाई dt m3 r3 वेक्टर प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, सो m कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, m और r यहाँ पे मैंने दर्शा दिया, देखिए चूँकि डी आर अपन डी टी इक्वल टू वी होता है, तो एम वी सी एम वेक्टर इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 वेक्टर डैश 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 डैश। ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे वी सी एम इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 और अपान में m आ जाएगा, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एक समीकरण 2 जो है वह द्रव्यमान वेग का सूत्र है। ठीक है, ये द्रव्यमान वेग का सूत्र है। अब आगे चलते हैं, पुनः समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसका दोबारा हम अवकलन कर देंगे तो क्या आता है देखते हैं, m कांस्टेंट चीज़ बाहर, d बाई डी टी वी वेक्टर सी एम का डिफ्रेंसिएशन, और
m1 बाहर और d1 वेक्टर का डिफरेंशिएशन प्लस m2 कांस्टेंट और dy/dt v2 वेक्टर का डिफरेंशिएशन m3 कांस्टेंट चीज़ बाहर और dy/dt v3 वेक्टर का डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे मैंने लिखा है dy/dt v इक्वल टू a होता है यानी त्वरण होता है, ठीक है। तो देखिए m a वेक्टर सी एम इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर। समीकरण 3 जो है वह केंद्र त्वरण का सूत्र है, ठीक है, केंद्र त्वरण है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज, अब हम अपने कॉपी पे क्या लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे अब m का पश्चांतरण कर देंगे तो m नीचे आ जाएगा, ठीक है। m कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो a वेक्टर सी एम इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर अपान m, ठीक है। समीकरण 3 इसके पहले था क्या था, ये m जो था ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है। तो समीकरण 3 से m वेक्टर ए सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर प्लस डैश डैश fn। कैसे हो जाता है, न्यूटन के नियम से। चूँकि न्यूटन के नियम क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, f बराबर ma होता है, f बराबर ma होता है, उससे हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं ma वेक्टर सी एम इक्वल टू f वेक्टर, जहाँ पे f जो है तो कुल बाह्य बल है, जहाँ पे f कुल बाह्य बल है। ओके, क्लियर है, यहाँ तक आप लोग लिख डालिए। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो बिना बड़ा किए हुए जल्दी चलता हूँ। फिर यदि निकाय पर f बाह्य बल यदि 0 हो तो m a सी एम इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0, ठीक है। अब यदि ये 0 है, a को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt v वेक्टर लिख सकते हैं, आपने पहले देख चुका है, इक्वल टू 0 हो जाता है। अब इसको हम dv/cm लिख सकते हैं। यदि dt इधर चला जाता है, पश्चांतरण हो जाता है, यदि इस dt का जो है, ये जो dt है ये इधर चला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dv बस cm बचता है। फिर इसके बाद m बाहर है, ये dv है, यानी कि d2 माइनस d1 लिख सकते हैं। dv क्या दर्शाता है, पहला वेग माइनस दूसरा वेग, ये आ गया, देखिए 0 है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, m v1 इक्वल टू, ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, m v1 वेक्टर cm, ठीक है। सो आप लोग जानते हैं संवेग का सूत्र होता है, कक्षा 12-11 में पढ़े हैं आप लोगों ने, p बराबर होता है mv, p बराबर होता है mv, और ये वही चीज़ लिखा है p बराबर mv यहाँ पे। तो यहाँ पे हम p वेक्टर cm लिख सकते हैं, और ये भी p वेक्टर cm आएगा, चूँकि ये नियत है यानी कांस्टेंट है, तो अतः हम लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे नोटेशन, क्या लिखेंगे, अतः p इक्वल टू नियत से स्पष्ट होता है कि संवेग संरक्षित है, अतः n कणों के निकाय को n कणों के रूप में लिया है, तो प्रत्येक कण के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र संवेग नियत होता है, ठीक है। तो प्रत्येक कण के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र संवेग नियत होता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है। ये हो गया सिद्ध हमारा। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगे तो।